happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम। विशेष पैकेज की बात तो नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमली बातें होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जब and this whole big burden, complex, complicated GST, which is hurting small business, medium business, trade, industry, everything. इसका जो बजट था, बजट के अंदर जो उम्मीद देश के नौजवानों को थी, उसके अंदर नौजवानों को निराशा हाथ लगी। नए रोजगार और नौकरियों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। और दूसरा, किसान MSP कर्ज माफी, इसमें किसी तरह की कोई बात किसान को लेकर नहीं कही गई। देश का किसान भी क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। तीसरी बात यह है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया। और मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसा कंप्लीट बजट जहां पे हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, जहां पे युवा, महिला, किसानों का, MSME से जुड़े हुए लोगों का, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए, उस सोच वाला बजट है। गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, जहाँ पर हर क्षेत्र में कैसे उसको मजबूती दी जा सके, उस सोच के साथ लाया गया ये बजट है। बिहारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट 2025-26 लोकसभा में पेश कर दी। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं बजट से पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। आइए जानते हैं बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। 2025 के बजट में क्या हुआ सस्ता, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां 36 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, LED टीवी जैसे प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे। वहीं बजट 2025 में जो चीजें महंगी हुई हैं उनमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक शामिल है। लेकिन वहीं सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की है। इसमें कैंसर की दवाएं शामिल हैं। कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं। बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है। खासकर टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। इससे बैटरी और खनिज बेस्ड प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी। सरकार ने बजट में ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि किसान अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बजट 2025-26 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। आम बजट 2025-26 पेश होने के बाद अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ेगा। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जाए। 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 24 से 30 लाख तक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। यानी सरकार नया 25% का एक स्लैब लेकर आएगी। नया टैक्स लगाने के बाद 18 लाख तक की कमाई पर सालाना 70,000 रुपए की बचत होगी, जबकि 12 लाख तक की सालाना कमाई पर 80,000 रुपए की बचत होगी। वहीं 25 लाख रुपए की कमाई पर अब 1,10,000 रुपए की बचत होगी। वहीं आम बजट 2025-26 पेश होने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट 2025 पर तंज कसते हुए कहा, वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इतने सारे इंजन की बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। बजट पर पक्ष और विपक्ष की बातें आपको सुनाएं, उससे पहले सुन लेते हैं बजट 2025 पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 2 गुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको
2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So what you have to say about the budget, sir? Not right. हाँ sir. So what you have to say about the budget, sir? Not right. हाँ sir. On this budget. See, vocal has got relief, but what has local got? That is the real question. Last 10 years, real wage rates have stagnated. Mass consumption has not increased. Rate of private investment is not increasing. GST has become complex, complicated, and become a burden. There is unbridled imports from China, which is destroying the MSME sector. These are the real issues of the economy. There's unemployment, growing unemployment, the real issues of farmers, MSP, debt relief, reforms in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These are all recommendations of the Standing Committee. Those have all been ignored. Now we have Delhi elections coming on the 5th. So they have announced tax relief, income tax relief. Of course, it will benefit a large number of people, but Delhi is a very important center for income tax payers. So with keeping Delhi in mind, they have made this big announcement. And keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. But the real issues of the economy, stagnant real wages, mass consumption stagnant, growing economic inequality, जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया वित्त मंत्री ने, growing income inequalities. So, and this whole big burden, complex, complicated GST, which is hurting small business, medium business, trade, industry, everybody. बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमली बातें होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो अकेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है, और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट की बात की गई कि भाई ग्रीन फील्ड जो है पटना के अलावा से 3 और बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं। केवल जुमला और हवाबाजी।
बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त जमीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं। बजट का मतलब क्या होता है कि भाई पैसा कहाँ से आया, खर्च कहाँ से करेगा। लेकिन आप बताइए, आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गया 59,000 करोड़। इसका जो बजट था, बजट के अंदर जो उम्मीद देश के नौजवानों को थी, उसके अंदर नौजवानों को निराशा हाथ लगी। नए रोजगार और नौकरियों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। और दूसरा, किसान एमएसपी, कर्ज माफी, इस पर किसी तरह की कोई बात किसान को लेकर नहीं कही गई। देश का किसान भी इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीद से बैठा था। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। और मेरे राज्य राजस्थान के अंदर जो विशेष राज्य के दर्जे की और विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि देश की सरकार सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव है उनका ही ध्यान रख रही है। और इसलिए बार बार हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं, हम हमारे विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते। दूसरा, पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह देश में बढ़ रही है, इनके अंदर आम आदमी और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को राहत देने के लिए कीमतों में कमी के लिए भी देश बड़ा चिंतित था। देश पेट्रोल डीजल के अंदर इनकी कीमतों में कमी आए, इस चीज से देश के नौजवान, मध्यम वर्ग और दूसरे लोगों को निश्चित रूप से हताशा हुई है। जो इनकम टैक्स का दायरा है वो 12 लाख तक किया, उसको भी अच्छा होता कि 15 लाख प्लस करते। वो जरूर एक मध्यम वर्ग को राहत की बात आप इसके अंदर देख सकते हैं कि निश्चित रूप से पिछली बार हमने मांग करी थी कि इसको बढ़ाया जाए, और ज्यादातर सांसद और नेता ये कह रहे थे तो उसको भी 15 लाख तक सरकार को। जब वित्त मंत्री बजट पे रिप्लाई दे तो ये 15 लाख से ज्यादा इसको करे। और नौजवान, किसान और देश के मध्यम वर्ग की चिंता करते हुए तमाम वो मामले जो लोकसभा और इस देश के बजट से लोग चाह रहे हैं वो करने चाहिए। देखिए, वैसे भी रुपये का अवमूल्यन हो चुका है, 86 रुपया पार हो चुका है। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एफडीआई हो रहा था, वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है, और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है, और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मोहनलाल लाल की हसीन सपने है, इसके अलावा कुछ लग रहा है। और मैं इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसा कंप्लीट बजट जहां पे हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, जहां पे युवा, महिला, किसानों का, एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों का कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए, उस सोच वाला बजट है। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, जहां पर हर क्षेत्र में कैसे उसको मजबूती दी जा सके, उस सोच के साथ लाया गया ये बजट है। बिहारी होने के नाते
नाते आज मैं ज्यादा खुश हूँ, मंत्री होने के नाते भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मखाना हो निपटम हो दोनों हमारे विभाग के अंतर्गत आते हैं। बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में बिहार विकसित राज्य बने उस दिशा में भी ये बजट बिहार को बल देता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी की त्रासदी हर बिहारी जानता है, उसके समाधान के प्रावधानों का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ ही में मैंने अपने विभाग का जिक्र किया। लंबे समय से विभाग की मांग थी एक और निफ्टम को लेकर। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे मंत्री बनने के बाद अगला निफ्टम मेरे ही गृह राज्य बिहार में अब खुलने जा रहा है। मखाना जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर वहां पर बोर्ड के गठन की बात की गई। तो एक बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स दी गई, उसमें बदलावों को इस सोच के साथ उसमें बदलाव किए गए कि कैसे ज्यादा कमाई हर देशवासी के हाथ में बचे। तो मैं देशवासियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है विकसित देश की दृष्टि से जब हम लोग मुड़कर देखेंगे 2047 के बाद, तो उसमें इस बजट की भी एक अहम भूमिका होगी। कहीं ना कहीं उस विकसित देश को बनाने की नींव में इस बजट का एक अहम योगदान होगा, ये मैं जरूर मानता हूं। I thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for giving such an amazing budget. It's a dream budget. On the one hand, the requirement for capital investment has been met. On the other hand, a huge relief has been given to the middle classes. No income tax up to 12 lakh rupees annual income. That's phenomenal. That's amazing. That's a very big relief for the middle classes. The middle class families will be able to save more. They'll be able to invest in their homes. They'll be able to get better amenities in their homes. This is a very, very, very big relief for the middle classes. I thank Honorable Finance Minister and Honorable Prime Minister for this big relief. This budget will also pave the way for our continuous growth, because the capital investment is intact, and it's very important that the infrastructure development which has been happening for last many years, that continues to grow. So the capital investment is now 11,20,000 crore rupees as the gross budgetary support, and effective capex is going to be 15 lakh crore. And if you look at all these things for farmers, for youth, for MSMEs, for middle classes, for manufacturing, for deep tech, for investment, for science and technology, every sector has been covered. Still, the fiscal deficit has been maintained at 4.4%. This is amazing budget.